नमस्कार, मैं नफीसा बानो, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज अजमेर सिंह। एमडीएस यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अनुसार एलएलबी थर्ड ईयर की थर्ड पेपर सिविल प्रोसीजर कोड एंड लिमिटेशंस पर हम आज बात करेंगे। ई लेक्चर्स की इस सीरीज़ में हमारा आज का टॉपिक है ट्रांसफ़र ऑफ सूट्स अर्थात वादों का अंतरण। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने देखा, सामान्यतया वाद उस न्यायालय में संस्थित किया जाता है जिसकी स्थानीय अधिकारिता में वादग्रस्त स्थावर संपत्ति स्थित हो अर्थात डिस्प्यूटेड इमूवेबल प्रॉपर्टी स्थित हो, या फिर जहां प्रतिवादी निवास करते हों, कारोबार करते हों या लाभ के काम करते हों, या फिर जहां वाद हेतु यानी कॉज ऑफ एक्शन उत्पन्न हुआ हो। इससे स्पष्ट है कि वादी को वाद संस्थित करने के बारे में विभिन्न प्रकार के विकल्प विधि के द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं, लेकिन वादी अपने इन विभिन्न विकल्पों का अधिक फायदा नहीं उठा सके और साथ ही दूसरे पक्षकार के साथ भी अन्याय न हो। और यदि किसी पक्षकार को यह प्रतीत हो कि न्यायालय भी उसके साथ क्या कर रहा है, अनावश्यक सख्ती बरत रहा है एवं अपने विवेकाधिकार का यानी अपने डिस्क्रिशन का मिसयूज़ कर रहा है, तो ऐसे मामले ट्रांसफरेबल होते हैं, यानी एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में अंतरित किए जाने योग्य होते हैं। कभी कभी वाद के पक्षकारों को यह प्रतीत हो सकता है कि न्यायालय विशेष से उन्हें उचित और सही न्याय नहीं मिल सकता, तो ऐसी कंडीशन में भी वे अपने वाद को एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में ट्रांसफ़र करने की डिमांड कर सकते हैं। संहिता की धारा यानी सीपीसी की धारा 22 से 25 तक में वादों के ट्रांसफ़र से संबंधित प्रोविजंस किए गए हैं। वादों का अंतरण यानी ट्रांसफ़र ऑफ सूट्स जो हमारा आज का टॉपिक है, इस टॉपिक को हम 3 भागों में डिवाइड करके पढ़ेंगे। पहले भाग में हमें पढ़ना है ट्रांसफ़र ऑफ सूट्स ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द डिफेंडेंट अर्थात प्रतिवादी के आवेदन पर वाद का अंतरण। सेक्शन 22 और 23 में इस संबंध में प्रावधान किए गए हैं, जबकि सेक्शन 24 पार्ट सेकंड में हमें पढ़ना है जनरल पावर ऑफ ट्रांसफ़र एंड विड्रॉल ऑफ द हाई कोर्ट एंड द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। सेक्शन 24 में इसके बारे में बताया गया है कि जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय की प्रत्याहरण और अंतरण की सामान्य शक्तियाँ क्या है। जबकि पार्ट थर्ड में हमें पढ़ना है पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू ट्रांसफ़र सूट्स एट्सेट्रा अर्थात वादों आदि के अंतरण करने की उच्चतम न्यायालय की शक्ति। सबसे पहले हम बात करते हैं पार्ट फर्स्ट अर्थात प्रतिवादी के आवेदन पर वादों के अंतरण की शक्ति। सेक्शन 22 और 23 में का हमें इसमें अध्ययन करना है। सेक्शन 22 पावर टू ट्रांसफ़र सूट्स विच मे बी इंस्टीट्यूटेड इन मोर देन वन कोर्ट अर्थात जो वाद एक से अधिक न्यायालयों में संस्थित किए जा सकते हैं उनको अंतरित करने की शक्ति। इस संबंध में सेक्शन 22 में यह कहा गया है कि जहां कोई वाद 2 या अधिक न्यायालयों में से किसी एक में संस्थित किया जा सकता है और ऐसे न्यायालयों में से किसी एक में संस्थित किया गया है, वहाँ कोई भी प्रतिवादी अन्य पक्षकारों को सूचना देने के पश्चात यथासंभव अवसर पर और उन सब मामलों में जिनमें सेटलमेंट यानी जिनमें विवादक स्थिर किए जाते हैं अर्थात इश्यूज़ को सेटल किया जाता है, ऐसे स्थिरीकरण के समय या फिर उससे पहले किसी अन्य न्यायालय को वाद ट्रांसफ़र किए जाने के लिए आवेदन कर सकेगा और वह न्यायालय जिसमें ऐसा आवेदन किया गया है अन्य पक्षकारों को यदि कोई हो तो उनके आक्षेपों पर विचार करने के पश्चात यह अवधारित करेगा कि अधिकारिता रखने वाले कई न्यायालयों में से किस न्यायालय में वाद चलेगा। अर्थात सेक्शन 22 वाद के अंतरण का अधिकार प्रदान करती है प्रतिवादी को, और जहां वादी को विभिन्न न्यायालयों में वाद दाखिल करने का विकल्प होता है। जबकि सेक्शन 23 सेक्शन 22 की ही पूरक है, जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि वाद के अंतरण का आवेदन प्रतिवादी के द्वारा किस न्यायालय में किया जाना चाहिए। यानी सेक्शन 23 टू व्हाट कोर्ट एप्लीकेशन लाइज। सेक्शन 23 यानी अर्थात आवेदन किस न्यायालय में किया जाएगा, सेक्शन 23 में यह बताया गया है। सेक्शन 23 के अनुसार सेक्शन 22 के अंतर्गत वादों के अंतरण करने के लिए प्रतिवादी के द्वारा आवेदन निम्न न्यायालयों में किया जा सकेगा। यानी सेक्शन 22 में तो वादों के अंतरण के लिए आवेदन करने की बात बताई गई है जो कि प्रतिवादी के द्वारा किया जा सकता है, लेकिन प्रतिवादी के द्वारा इस प्रकार का आवेदन किस न्यायालय में किया जाएगा यह सेक्शन 23 में बताया गया है। सेक्शन 23 में
3 प्रकार के प्रोविजंस किए गए हैं। सबसे पहले बताया गया कि जहां जुरिस्डिक्शन रखने वाले कई न्यायालय एक ही अपीलेट कोर्ट के सबॉर्डिनेट हैं, तो वहां आवेदन उस अपीलेट कोर्ट में किया जाएगा जिसके अधीनस्थ वे विभिन्न न्यायालय स्थित हो। जबकि सेकंड प्रोविज़न ये किया गया है कि जहां ऐसे न्यायालय यानी जहां ऐसे क्षेत्राधिकार रखने वाले न्यायालय विभिन्न अपीलेट कोर्ट के सबॉर्डिनेट हों लेकिन एक ही हाई कोर्ट के अधीनस्थ हो, तो वहाँ इस प्रकार का आवेदन इस न्यायालय में संस्थित किया जाएगा, इस हाई कोर्ट में जिसके अधीनस्थ वो अधिकारिता रखने वाले विभिन्न अपीलेट कोर्ट स्थित हैं। जबकि थर्ड प्रोविज़न किया गया है कि जहाँ ऐसे न्यायालय विभिन्न उच्च न्यायालयों के अधीनस्थ हो, वहाँ आवेदन उस उच्च न्यायालय में किया जाएगा जिसके जुरिस्डिक्शन की स्थानीय सीमाओं के अंदर वह न्यायालय स्थित हो जिसमें वादी ने अपना वाद संस्थित किया हो। इस प्रकार सेक्शन 23 के जो प्रोविजंस है वो सेपरेट नहीं है, बल्कि सेक्शन 22 का ही यहाँ पे प्रोविजो दिया हुआ है। सेक्शन 22 के अंतर्गत यानी सेक्शन 22 और 23 को पढ़ने के बाद यह निष्कर्ष निकलता है कि सेक्शन 22 के अंतर्गत प्रतिवादी को वाद का ट्रांसफ़र कराने के लिए कुछ शर्तों की पूर्ति करना आवश्यक है, जिनमें पहली कंडीशन है वादी को अपना वाद संस्थित करने का राइट सीपीसी की सेक्शन 16 से 20 के अंतर्गत विभिन्न न्यायालयों में होना चाहिए। सेकंड, इन विभिन्न न्यायालयों में से एक न्यायालय में वादी ने अपना वाद संस्थित कर दिया हो। थर्ड, प्रतिवादी ने वादी द्वारा वाद दाखिल करने वाले न्यायालय को छोड़कर शेष किसी एक न्यायालय में वाद अंतरण करने का आवेदन प्रस्तुत किया हो। फोर्थ, प्रतिवादी ने आवेदन सेक्शन 23 में उल्लेखित न्यायालय में प्रस्तुत किया हो। फिफ्थ, प्रतिवादी ने उक्त न्यायालय में आवेदन करने से पूर्व वादी को एवं अन्य पक्षकारों को ऐसे आवेदन की सूचना दे दी हो। सिक्स्थ, प्रतिवादी को वाद के अंतरण का ऐसा कोई आधार प्रस्तुत करना होगा जो मात्र प्रतिवादी की सुविधा पर निर्भर नहीं करता हो और आधार समुचित होना चाहिए। सेवंथ, प्रतिवादी ने वाद के स्थान के संदर्भ में सेक्शन 21 में आपत्ति प्रस्तुत नहीं की हो। यानी अगर प्रतिवादी ने वाद लाने के स्थान के बारे में सेक्शन 21 में जो उसे राइट दिया गया है आपत्ति प्रस्तुत करने का, अगर उसे अवेल कर लिया है तो सेक्शन 22 के तहत उसको आवेदन करने का जो अधिकार होता है उसका वह समाप्त हो जाता है। न्यायालय दूसरे पक्षकार की आपत्ति को सुनकर यह विचार करेगा कि उपरोक्त शेष न्यायालयों में से किस न्यायालय में वाद का अंतरण किया जाए तथा एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में वाद के अंतरण के निर्धारण के लिए केवल प्रतिवादी की सुविधा का नहीं बल्कि दोनों पक्षकारों की सुविधा का ध्यान रखा जाएगा, बशर्ते कि वादी ने वाद के स्थान के चुनाव में सद्भावनापूर्वक कार्य किया हो तथा ऐसा करने में वादी की इच्छा प्रतिवादी को तंग करने की नहीं रही हो। अब हम बात करेंगे हमारे आज के जो टॉपिक है ट्रांसफ़र ऑफ सूट्स के सेकंड पार्ट की, जिसमें हमें सेक्शन 24 को पढ़ना है। जनरल पावर ऑफ ट्रांसफ़र एंड विड्रॉल, अर्थात अंतरण और प्रत्याहरण की साधारण शक्तियाँ। यहाँ पे यह ध्यान देने योग्य है कि सेक्शन 24 में जो पावर्स दी हुई है वो उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय की पावर्स हैं। इस संबंध में सेक्शन 24 में प्रावधान किए गए हैं। सेक्शन 24 को 5 सब सेक्शंस में डिवाइड किया गया है, यानी 5 उपधाराएं सेक्शन 24 में अंतर्निहित हैं। सब सेक्शन 1 के अनुसार वाद के किसी भी पक्षकार के आवेदन पर एवं ऐसे पक्षकार द्वारा शेष पक्षकारों को सूचना देने पर तथा सूचना देने के परिणाम स्वरूप यदि ऐसा पक्षकार सुनवाई का इच्छुक हो तो उसे सुनने के पश्चात उच्च न्यायालय अथवा जिला न्यायालय या फिर ऐसा उच्च न्यायालय या जिला न्यायालय स्वप्रेरणा से यानी इट्स ऑन मोशन अपनी इच्छा से ही अपनी प्रेरणा से ही बिना पक्षकारों को सूचना दिए हुए ऐसे किसी भी वाद या अपील या अन्य कार्यवाही को जो कि उसके सामने ट्रायल या डिस्पोजल के लिए यानी विचारण या निपटारे के लिए लंबित है अपने अधीनस्थ किसी सक्षम अदालत को ट्रांसफ़र कर सकेगा या फिर अपने अधीनस्थ किसी न्यायालय में लंबित किसी वाद या अपील या अन्य कार्यवाही को वापस ले सकेगा, यानी उसका विड्रॉ कर सकेगा
और फिर या तो खुद उसका ट्रायल और डिस्पोजल कर सकेगा, या फिर अपने अधीनस्थ किसी अन्य सक्षम अदालत को उसके ट्रायल या डिस्पोजल के लिए ट्रांसफ़र कर सकेगा, या फिर उसी न्यायालय को जिससे ऐसा वाद या अपील उसने वापस लिया था, ट्रायल या और डिस्पोजल के लिए उसको रीट्रांसफ़र कर सकेगा। ये तो हुई सबसेक्शन 1 की बात। सबसेक्शन 2 में कहा गया है कि ऐसा न्यायालय जिसको इस प्रकार की वाद, अपील या अन्य कार्रवाई, जिसकी हमने उपधारा 1 में यानी सबसेक्शन 1 में बात की है, विचारण या निपटारे के लिए अंतरित की गई है, ऐसे वाद या अपील या कार्रवाई को उच्च न्यायालय या जिला न्यायालय द्वारा दिए गए स्पेशल डायरेक्शंस के अधीन यानी विशेष निर्देशों के अधीन रहते हुए उसका पुनः विचारण करेगा, अथवा उस पॉइंट से आगे की कार्रवाई करेगा जहां से उसका ट्रांसफ़र किया गया है या फिर जहां से उसे विड्रॉ किया गया है। सेक्शन 24 के सबसेक्शन 3 में 2 बातें बताई गई है कि इस सेक्शन के पर्पस से अपर न्यायाधीश के न्यायालय और साथ ही सहायक न्यायाधीशों के न्यायालय जिला न्यायालय के यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अधीनस्थ समझे जाएंगे, और साथ ही यहाँ पे कार्यवाही के अंतर्गत किसी डिक्री या आदेश के निष्पादन की कार्यवाही भी शामिल होगी। सेक्शन 24 के सबसेक्शन 4 में कहा गया है कि यदि उच्च न्यायालय या जिला न्यायालय ने कोई मामला लघुवाद न्यायालय यानी कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेज से वापस लेकर अन्य न्यायालय को ट्रांसफ़र किया है, तो जिस न्यायालय को ट्रांसफ़र किया गया है वह इस सेक्शन के पर्पस से कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेज समझा जाएगा। और सबसेक्शन 5 में कहा गया है कि यदि कोई वाद या अपील या कार्यवाही किसी न्यायालय में पेंडिंग है और ऐसे न्यायालय को ऐसे मामलों के विचारण का राइट नहीं है, तो उच्च न्यायालय व जिला न्यायालय इस धारा के अंतर्गत ऐसे मामलों को अन्य न्यायालय में अंतरण कर सकेगा। अब बात आती है कि वादों के अंतरण के लिए न्यायोचित आधार कौन से होंगे, अर्थात जस्टिफाइड ग्राउंड्स कौन से होंगे। तो हालांकि इस धारा में उन ग्राउंड्स का उल्लेख नहीं किया गया है जिनके आधार पर वाद का अंतरण किया जा सकता है, लेकिन फिर भी न्यायालयों के द्वारा जो विभिन्न वादों में निर्णय दिए गए हैं उसके आधार पर हम कुछ कॉमन ग्राउंड्स पर विचार कर सकते हैं। जैसे कि जिस न्यायालय में वाद विचाराधीन है, पक्षकार को यह तार्किक रूप से आशंका है कि उसे इस न्यायालय से न्याय नहीं मिल सकेगा, या फिर न्यायाधीश का वाद के किसी पक्षकार में या वाद में इंटरेस्ट है, या फिर वाद का ट्रांसफ़र न्याय के हित में है, या फिर वाद में विवादित मामला बहुत ही पेचीदा एवं इम्पोर्टेंट है। तो ये सब ग्राउंड्स ऐसे हैं जिनको रिजनेबल या जस्टिफाइड ग्राउंड्स माना जा सकता है, और इनके आधार पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या हाई कोर्ट सेक्शन 24 के तहत किसी भी वाद का, अपील का या अन्य किसी प्रोसीडिंग का ट्रांसफ़र एक कोर्ट से दूसरी कोर्ट में कर सकते हैं, जैसा कि प्रोविजंस बताए गए हैं उनके अधीन रहते हुए। अब हमने देखा कि सेक्शन 22 और 24 में दोनों ही सेक्शंस वादों के अंतरण के बारे में प्रावधान करती है, लेकिन इनमें बेसिक डिफरेंस क्या है या मूलभूत अंतर क्या है, तो ये हमें जानना ज़रूरी है। सेक्शन 22 और 24 के बीच डिफरेंस की अगर हम बात करते हैं तो इनमें पहला डिफरेंस है, सेक्शन 22 के अंतर्गत वादों को अंतरित कराने के लिए केवल प्रतिवादी यानी केवल डिफेंडेंट ही आवेदन कर सकता है, जबकि सेक्शन 24 के अंतर्गत वाद के दोनों पक्षकारों में से कोई भी पक्षकार अंतरण के लिए अधिकृत है। पहला अंतर हुआ। दूसरा अंतर यह है कि सेक्शन 22 के अंतर्गत यह व्यवस्था की गई है कि यदि प्रतिवादी ने सेक्शन 21 के अंतर्गत न्यायालय के क्षेत्राधिकार के बारे में कोई आपत्ति प्रस्तुत कर दी है, तो वह सेक्शन 22 में वादों के अंतरण के लिए जो उसका अधिकार होता है वह उसे खो देता है, जबकि सेक्शन 24 में इस तरह का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तीसरा अंतर है, सेक्शन 22 के अंतर्गत प्रतिवादी सेक्शन 23 में उल्लेखित न्यायालय को ही आवेदन कर सकता है जिसमें कि अधीनस्थ न्यायालय सम्मिलित है, जबकि सेक्शन 24 में अंतरण करने की जो पावर्स है वह जिला न्यायालय यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एवं उच्च न्यायालय में निहित है। चौथा अंतर है, सेक्शन 22 के अंतर्गत न्यायालय तभी वाद का अंतरण कर सकेगा जबकि प्रतिवादी ने अंतरण के लिए ऐसे न्यायालय में आवेदन किया हो, जबकि सेक्शन 24 के अंतर्गत जिला न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय स्वप्रेरणा से
बिना पक्षकारों के आवेदन के भी वाद को अंतरित करने का अधिकार रखते हैं। फिफ्थ डिफरेंस है, सेक्शन 22 का संबंध ऐसे मामलों से है जहां वादी को वाद का स्थान चुनने का विकल्प है, जबकि सेक्शन 24 का विस्तार क्षेत्र सेक्शन 22 के कंपैरिजन में विस्तृत है, क्योंकि सेक्शन 24 के अंतर्गत किसी भी वाद, अपील या अन्य कार्यवाही का अंतरण भी किया जा सकता है जहां वादी को वाद के स्थान का चयन करने का विकल्प नहीं हो। सिक्स्थ डिफरेंस दोनों के बीच का है, सेक्शन 22 के अंतर्गत अंतरण का आवेदन वाद के प्रारंभ में अर्थात विवाद्यकों के स्थिरीकरण से पूर्व या फिर स्थिरीकरण के समय तक किया जा सकता है, जबकि सेक्शन 24 में ऐसा आवेदन वाद, अपील या ऐसी कार्यवाही के किसी भी सोपान पर यानी किसी भी स्टेज पर किया जा सकता है। 7 डिफरेंस है, सेक्शन 22 के अंतर्गत न्यायालय वाद का अंतरण दोनों पक्षकारों की सुविधा के आधार पर कर सकता है, जबकि सेक्शन 24 में किसी भी वाद को ट्रांसफ़र करने के लिए न्यायालय के समक्ष आवेदन करने के लिए कोई भी ठोस और न्यायोचित आधार प्रस्तुत करना जरूरी है। अब हम बात करेंगे हमारे आज के टॉपिक के थर्ड पार्ट की। सेक्शन 25 पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू ट्रांसफ़र सूट्स एट्सेट्रा अर्थात वादों आदि के अंतरण करने की उच्चतम न्यायालय की शक्ति। सेक्शन 25 में टोटल 4 सबसेक्शंस हैं अर्थात 4 उपधाराएं हैं। सेक्शन 25 के प्रावधान इस प्रकार हैं। उपधारा 1 में कहा गया है कि किसी भी पक्षकार के आवेदन पर यहाँ पर वाद, अपील या कार्रवाई का अंतरण किया जा सकेगा और पक्षकार के द्वारा ऐसा आवेदन करने से पहले दूसरे पक्षकार या पक्षकारों को उसे सूचना देना जरूरी होगा, जबकि सूचना देने के उपरांत यदि कोई पक्षकार सुनवाई का इच्छुक हो तो उसे सुनने के उपरांत उच्चतम न्यायालय अगर जरूरी समझे, समुचित समझे तो ऐसे वाद को किसी राज्य के किसी उच्च न्यायालय या अन्य सिविल न्यायालय से दूसरे राज्य के उच्च न्यायालय या सिविल न्यायालय को ट्रांसफ़र करने का आदेश दे सकेगा और ऐसा आदेश वाद के किसी भी प्रक्रम पर न्यायालय के द्वारा किया जा सकेगा। ये तो बात हुई सेक्शन 25 की सबसेक्शन 1 की, जबकि सेक्शन 25 की सबसेक्शन यानी उपधारा 2 में प्रावधान किया गया है कि इस धारा के अंतर्गत जो प्रत्येक आवेदन होगा वह समावेदन अर्थात मोशन के द्वारा किया जाएगा और उसके अनुसमर्थन में एक शपथ पत्र यानी एक एफिडेविट पक्षकार के द्वारा आवेदन पत्र के साथ उसे अटैच या संलग्नित करना होगा। सबसेक्शन 3 यानी उपधारा 3 में कहा गया है कि जिस न्यायालय में ऐसा वाद अंतरित किया गया है वह न्यायालय अंतरण आदेश में दिए गए स्पेशल डायरेक्शंस यानी विशेष निर्देशों के अधीन रहते हुए या तो उसका पुनः विचारण करेगा या उस प्रक्रम से आगे कार्यवाही करेगा जिस पर वह उसे अंतरित किया गया था। जबकि सबसेक्शन 4 यानी उपधारा 4 में प्रावधान किया गया है कि उच्चतम न्यायालय पक्षकार के द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त आवेदन को खारिज कर सकेगा और ऐसा आवेदन खारिज करते समय यदि वह समझता है कि आवेदन फ्रिवलस या वैक्सिशस अर्थात तुच्छ या तंग करने वाला था तो न्यायालय आवेदक को यह आदेश भी दे सकेगा कि वह उस व्यक्ति को जिसने इस प्रकार के आवेदन का विरोध किया है यानी उसका अपोज किया है क्षतिपूर्ति के रूप में 2000 रुपीज़ से अनधिक यानी 2000 रुपये तक, 2000 से अधिक नहीं होगी, 2000 रुपये तक की राशि हो सकती है, वह उसे प्रदान करे जो कि न्यायालय मामले की परिस्थितियों के अनुसार समुचित समझे। सॉरी, यहाँ पे टोटल 4 नहीं 5 उपधाराएं हैं और इस सेक्शन 25 की सबसेक्शन 5 यानी उपधारा 5 में कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय के आदेश के अधीन रहते हुए जो वाद, अपील आदि जिस न्यायालय में अंतरित की गई है वह न्यायालय ऐसे वाद आदि का निर्णय उस विधि से करेगा जो विधि उस उच्च न्यायालय या सिविल न्यायालय के द्वारा लागू की जाती अर्थात जिसमें कि वाद मूल रूप से संस्थित किया गया था। अर्थात यहाँ पे सेक्शन 25 के अधीन अगर सुप्रीम कोर्ट ने अगर किसी वाद या अपील का ट्रांसफ़र किया है तो ट्रांसफ़र करने के बाद में जिस कोर्ट में उसका ट्रांसफ़र किया गया है
जिस उच्च न्यायालय या सिविल कोर्ट में उसका ट्रांसफ़र किया गया है वह उसका विचारण करने में इस प्रकार से उसी विधि को फॉलो करेगा, उसी विधि के हिसाब से उसका निर्णय करेगा, जो कि अगर ट्रांसफ़र ना किया गया होता तो जो वो मूल न्यायालय होता जिसमें कि वाद संस्थित किया गया था, तो उस न्यायालय के द्वारा उसको उस विधि को फॉलो किया जाता। यहाँ सेक्शन 24 में उल्लेखित उच्च न्यायालय व जिला न्यायालय की वादों के अंतरण करने की शक्ति के बजाय जो सेक्शन 25 है उसमें उच्चतम न्यायालय में निहित वादों के अंतरण करने की जो शक्ति है वह अधिक कंपैरेटिवली विस्तृत है। इस धारा में प्रयुक्त शब्दावली न्याय के हित के लिए आदेश का समीचीन, जैसा कि सेक्शन 25 में दिया हुआ है, एक्सपीडिएंट यानी उसका समीचीन होना न्यायालय का वाद के अंतरण के लिए एक सामान्य निर्देश प्रदान करता है। वाद का अंतरण न्याय के हित में है या नहीं, यह सब वादों के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर निर्भर करता है। जैसे कि यदि पत्नी के द्वारा हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की सेक्शन 10 के अंतर्गत जुडिशल सेपरेशन की एक पिटीशन एक राज्य के न्यायालय में प्रस्तुत की गई और पति ने सेक्शन 9 में रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स की एक पिटीशन दूसरे स्टेट के कोर्ट में प्रस्तुत की, तो यहाँ पे यह डिसाइड किया गया कि दोनों प्रकार की जो पिटीशंस हैं उनकी सुनवाई और उनका विचारण एक ही न्यायालय के द्वारा किया जाना हर कंडीशन में उचित होगा, क्योंकि ऐसा करने से दो न्यायालयों के परस्पर विरोधी निर्णयों से बचा जा सकेगा। इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक समाप्त होता है। थैंक यू।